हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एकम कसौटी 3 में धोरण 9 गुजराती माध्यम में जो विषय है विज्ञान, उसका पेपर सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। इसके अलावा गुजराती माध्यम के अलावा मैंने इंग्लिश मीडियम में भी वीडियो बनाई है, तो अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको जाके देखें। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके अलावा जो मैथ्स है, उसके अलावा की जो अदर सब्जेक्ट है, सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान, गणित, उसके भी पेपर सॉल्यूशन हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको एक बार जाके चेक कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पेपर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम विभाग ए की। विभाग ए में हमको बोला गया है नीचे आपेला प्रश्नों माग्या मुजब उत्तर लखो। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला प्रश्न है कोशवाद रजू करनार वैज्ञानिक कौन था। कोशवाद रजू करनार वैज्ञानिक कौन था? तो कौन थे कोशवाद रजू करनार? स्लेडन अने शॉन, दो वैज्ञानिक थे, स्लेडन अने शॉन। इन्होंने 1838 और 1839 તેમને કોષવાદ રજૂ કર્યો। તેમના મતે બધી જ વનસ્પતિઓ અને પ્રાણીઓ કોષોના બનેલા છે અને કોષ એ સજીવનો પાયોનો એકમ છે। तो कोशवाद को किसने रजू किया था? स्लेडन अने शॉन, ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशवाद को रजू किया था। दूसरा हमारा प्रश्न नंबर 2, ms² माइनस ए कई भौतिक राशि नो एकम छे। जो ms² है माइनस में, वो कौन सी भौतिक राशि का एकम है? तो आंसर आ जाएगा आपका प्रवेग। प्रवेग मतलब ए मतलब एक्सेलरेशन, ठीक है। इंग्लिश में उसको एक्सेलरेशन ए के जरिए से दर्शाते हैं, तो हमारा जवाब होगा प्रवेग। आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3, આપેલ વિધાન ખરું છે કે ખોટું છે તે જણાવો અને જો ખોટું હોય તો સુધારીને ફરીથી લખો। ठीक है, यहाँ पे हमको बताना है कि ये जो विधान है ये खरू છે કે ખોટું છે। अगर वो खोटू मतलब गलत होता है तो उसको वापिस से हमको सही करके लिखना है। निलंबित कणों ने नरी आंखों जोई सकता नहीं। जो निलंबित कण होते हैं उसको हम नरी आंखें मतलब खुली आंखों से हम उसको देख नहीं सकते। तो आ विधान, जवाब क्या आ जाएगा हमारा? आ विधान खोटू से। और तो उसका हमको क्या बताना पड़ेगा, क्यों खोटू है, उसको सही करके लिखना पड़ेगा। तो निलंबित कणों ने नरी आंखें जोई सकाय छे। ठीक है, यह आंसर है आपका। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 4, नीचे माथी कयु परिबळ कुदरत में भूमि निर्माण की प्रक्रिया में कोई भाग भजवतु नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे दिए अपने को। पहला है सूर्य, बी पानी, सी पवन और डी पॉलीथीन बैग। ठीक है, तो हमारा जवाब आंसर क्या आ जाएगा? पॉलीथीन बैग। पॉलीथीन बैग ऐसा है जो भूमि निर्माण की प्रक्रिया में कोई भी भाग नहीं भजवता है। बाकी के ये जो 3 हैं वो भूमि निर्माण की प्रक्रिया में भाग भजवते हैं। उसके बाद आगे हम क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आते हैं हम विभाग बी पे। विभाग बी में जो हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे आपेल प्रश्नों ना टूकमा मांग्या मुजब उत्तर लखो। ठीक है, सबसे पहला देख लेते हैं 5वां नंबर का क्वेश्चन, नीचे ना पैकी कयो पदार्थ टिंडल असर दर्शावशे। नीचे में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो टिंडल असर दर्शाता है? उसमें हमको ऑप्शन दे दिया, विकल्प दे दिए हैं। पहला है मीठानु द्रावण, दूसरा है दूध, कॉपर सल्फेट और आखिरी है स्टार्च नु द्रावण। तो हमारा यहाँ पे जवाब आ जाएगा दूध। दूध एक ऐसा पदार्थ है जो टिंडल असर नहीं दर्शाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न नंबर 6, नीचे आपेल माहिती ने अनुरूप अंगिकाओं ने नाम लखो। ठीक है, तो यहाँ पे अंगिका के नाम लिखने हैं। सबसे पहले कोषनु शक्तिघर। कोष का शक्तिघर क्या है? तो उसका जवाब आ जाएगा कोषनु शक्तिघर कणाभ सूत्र से। उसके बाद बी में क्या बोला है हमको? कोषनो परिवहन मार्ग। कोष का जो परिवहन मार्ग है वो क्या है? अंतः कोष रस जाड़। उसके बाद सी, कोषनी पाचक कोठड़ियों। कोष की पाचक कोठड़ियाँ कौन सी है? तो वो है लाइजोसोम। और उसके बाद आखिरी आता है हमारा कोषनु रसोड़ू। रसोड़ू मतलब जहाँ पे कोष का खाना बनता है, तो वो कहाँ बनता है? हरित कण में बनता है। ठीक है, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7, झड़प अने वेग बच्चे नो भेद स्पष्ट करो। झड़प और वेग के बीच में हमको क्या बताना है? भेद मतलब उसके बीच में तफावत बतानी है। तो सबसे पहले झड़प की बात करते हैं। तो पदार्थों एकम समय में कापेला अंतर ने पदार्थ नी झड़प कहे छे। ठीक है, कोई भी समय में कोई भी पदार्थ वो
कोई भी अंतर मतलब कोई भी डिस्टेंस एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो जितने समय में वो वहां पहुंचता है तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे झड़प। यहाँ पे उसका फॉर्मूला दिया है आपको, पदार्थ का पेल अंतर, उसके छेद में लिख देना है हमको समय, तो वो उससे हमें क्या मिल जाएगा, झड़प। और वेग की बात करें तो पदार्थ एकम समय માં કરેલા સ્થાનાંતરણને પદાર્થનો વેગ કહે છે। ठीक है, तो जितने समय में वो स्थानांतरण का मतलब भी एक जगह से दूसरी जगह जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे वेग क्या क्या आ जाएगा, स्थानांतरण छेद में समय। उसके बाद झड़प धन अथवा शून्य होई शके परंतु ऋण होई शके नहीं, मतलब धन जो झड़प है वो धन हो सकता है, शून्य हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता, ऋण नहीं हो सकता। अगर वेग की बात करें तो वेग धन भी हो सकता है, ऋण भी हो सकता है, अथवा शून्य भी हो सकता है। झड़प की बात करें अदिश राशि है अने वेग सदिश राशि है, ये दोनों के बीच में तफावत। उसके बाद आगे हम बात करें प्रश्न नंबर 8, जमीनना धोवाण भूमि क्षरण ने रोकवा अने ओछू करवा माटे कई रीतो छे, यानी कि जमीन का धोवाण अपने को कम करना है, ओछी करनी है। जमीन धोवाण अच्छा होता है क्या है, जमीन धोवाण की जो जमीन है, जमीन में जो छोटे छोटे कण होते हैं, मिट्टी में जो छोटे छोटे कण होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं तो उसको जमीन का धोवाण बोलते हैं। अब एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे, या तो पानी की बहाव की वजह से वो एक जगह से दूसरी, पानी में बहकर एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे, या तो फिर जब हवाएं चलती है तेज हवाओं की वजह से एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे, तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, जमीन नो धोवाण। तो जमीन का जो धोवाण है उसको हमको कम करना है तो उसकी अलग अलग पद्धति है। सबसे पहला है वृक्षारोपण, मतलब हम क्या कह सकते हैं, पेड़ उगा सकते हैं। क्यों, पेड़ उगाने से जमीन धोवाण कैसे रुकेगा, पेड़ उगाने से पेड़ की जो मूल होती है, उसकी जो जड़ होती है वो जमीन को पकड़ के रखती है, जिसकी वजह से जमीन धोवाण नहीं होता। उसके बाद दूसरा है घासनी रोपणी। घास भी एक तरीके की वनस्पति है, तो घास को भी उगाएंगे तो घास की जो जड़ होती है वो भी जमीन को, मिट्टी को पकड़ के रखती है, तो उससे भी जमीन धोवाण कम हो सकता है। खेतरनी फरते पाड़ा बनाववा અને पानी निकालनी योग्य व्यवस्था करवी। ठीक है, खेतर में हमको क्या करना है, पाड़ा बनाना है, मेड़ बनानी है, जिसकी वजह से पानी बहे ना, वो पानी वहां पे रुक जाए। क्यों होता है, मैंने आपको रीजन बताया था, कारण बताया था कि पानी बहता है, उसकी वजह से मिट्टी भी उसके साथ में बह जाती है, तो पाड़ा बनाने की वजह से पानी को हम रोक सकते हैं, तो पानी बहेगा नहीं, पानी जब बहेगा नहीं तो जमीन धोवाण नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद चौथा आता है नदी किनारे मोटा पत्थरों ना 800 गोठववा माँ आवे। ठीक है, नदी के किनारे हमको बड़े बड़े पत्थर लगा देने, बड़े बड़े पत्थर लगाने की वजह से जो नदी का पानी है वो बहेगा नहीं, और जब नदी का पानी नहीं बहेगा, मतलब पानी तो बहेगा लेकिन उसके साथ मिट्टी नहीं बहेगी, कब, जब हम उसके अंदर मोटे मोटे किनारे पत्थर लगा देंगे तब। उसके बाद आता है पर्वतीय विस्तारों में ढाबा खेती मतलब टेरेस फार्मिंग पद्धति नो उपयोग। अच्छा, जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, पर्वतीय विस्तार होते हैं, मतलब जो ढोड़ाव वाली जमीन होती है, ढोड़ाव वाली जमीन में जब पानी गिरता है तो वो बहुत तेजी से बहता है। ठीक है, ऊपर से ढोड़ाव पे से, ढलान पे से जब पानी बहता है तो बहुत तेजी से बहता है, इसके लिए हमको वहां पे क्या बनाना चाहिए, टेरेस फार्मिंग। ढाबा खेती में क्या होता है, जो ढलान वाली जमीन होती है, ढोलाव वाली जमीन होती है, उसमें वो खेती करते हैं ऊपर, तो वहां से पानी बहता नहीं है, वहां पे पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो जमीन धोवाण है अपने रोक सकते हैं। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे का हमारा जो सवाल है, विभाग सी आपेला प्रश्नों टूंकमा माग्या मुजब उत्तर लिखो। प्रश्न नंबर 9, सुरेख पद अथवा सुरेख पद पर अचल प्रवेगनी गति माटे समीकरण v बराबर u प्लस AT आलेखनी मदद थी मेळवो। ठीक है, यहाँ पे हमको बताना है कि ये जो v है, v बराबर क्या होता है, u प्लस AT, वो हमको बताना है यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं हम। अचल जवाब इसका, अचल प्रवेगी गति कर तो पदार्थ माटे वेग समयनो आलेख आकृति में दर्शाव्यो छे। आलेख दिया है, आलेख में अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं, पहले समझ लेते हैं हम। आलेख परથી स्पष्ट छे कि पदार्थ प्रारंभिक वेग, अब यहाँ पे जो प्रारंभिक वेग होगा उसको हम बोलेंगे u। ठीक है, आपको यहाँ जब u दिख रहा है, u को हम क्या बोलेंगे, प्रारंभिक वेग। मतलब जब कोई पदार्थ वेग करना शुरू करता है तो उससे पहले की जो उसकी वेग होती है उसको प्रारंभिक वेग बोलेंगे। ठीक है, जो ए बिंदु पे है वो आलेख में अभी मैं आपको बताऊंगा। अने ते टी यहाँ पे क्या, टी किसके लिए है, यहाँ पे समय के लिए, टी मतलब टाइम मतलब समय। वधी ने वी क्या है यहाँ पे, ये जो वी है वो है
अंतिम वेग, u है प्रारंभिक वेग, v है अंतिम वेग और यहाँ पे t है वो है टाइम के लिए, समय के लिए। और a क्या बताता है, जेटला अचड़ धरे वधे छे, ठीक है। ए क्या बताता है यहाँ पर, एक्सेलरेशन, प्रवेग बताता है। ए क्या बताता है, ए मतलब प्रवेग, हमने आगे एमसीक्यू में देखा था। आलेख पરના बी બિંદુ આગળથી સમય અક્ષ અને વેગ અક્ષ પર અનુક્રમે BC અને BE લંબ દોરેલો છે, તેથી OA प्रारंभिक वेग हमारा OA मतलब U बन जाएगा, दर्शावे छे। BC अंतिम वेग, BC है यहाँ पे अंतिम वेग V, और OC क्या है, हमारा समय है T, ठीक है। अभी हम देखते हैं आलेख के अंदर, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे आपको क्या दे दिया है, OA, आलेख में क्या दिया है, OA मतलब U दिया है आपको। U क्या हो जाएगा, आपका प्रारंभिक वेग। उसके बाद AE क्या है आपका अंतिम वेग। B को हमने क्या धारा था, अंतिम वेग, ठीक है। B क्या है हमारा अंतिम वेग। अभी V की ये जो V है अंतिम वेग है AE, उसकी सरखामणी में, उसकी समान में अपने ने एक लाइन दो दी है, वो क्या है हमारा BD, मतलब ये पूरी लाइन हमारी क्या होगी, अंतिम वेग होगी। और ये जो नीचे आपको दिख रहा है OC, ये क्या है, समय है, समय मतलब T। तो OC के लंब में अपने ने दौड़ा है, OC के समांतर एक रेखा दौड़ी है अपने ने AD भी क्या है, ये समय के बराबर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम, OC ने समयांतर रेखाखंड AD, ठीक है। OC के समयांतर एक रेखाखंड दौड़ दी हमने, क्या है, रेखाखंड AD, ये भी क्या है, समय, ये समय दर्शाती है, तो ये भी क्या दर्शाएगी, समय दर्शाएगी। आलेख परति स्पष्ट छे के BC, अब यहाँ पे ध्यान देना, BC मतलब ये पूरा हो गया BC, ये पूरा अगर हमको इसकी वैल्यू इसकी कीमत शोधनी है, तो BC, ये पूरी BC की कीमत शोधनी है, तो हम क्या ले लेंगे, BD और प्लस उसमें क्या ऐड कर देंगे, DC। समझ में आ रही है आपको बात। ये पूरा हमको, ये जो BC है, ये पूरी लाइन अगर हम इसकी कीमत शोधनी है, तो हम क्या कर देंगे, BD प्लस क्या कर देंगे, CD, ठीक है। यहाँ पे आपको वही दिया है, देख लो, BC बराबर BD प्लस DC, CD बोलो या DC बोलो, जो भी बोलो एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा BD की जगह तो हमने BD ही ले लिया, लेकिन ये जो CD है, CD किसके बराबर में है, OA के बराबर में, ठीक है। ये जो लाइन दिख रही है आपको, कौन सी लाइन, ये DC वाली, ये जो DC है वो किसके बराबर में है, OA के बराबर में है। तो हमने यहाँ पे DC की जगह क्या ले लिया है, OA ले लिया है। उसके बाद आगे देखते हैं हम, यहाँ पे जो BC है, BC क्या बताता है हमको, मैंने बोला था ये जो V है, ये अंतिम वेग B, वो किसके बराबर में हमने उसकी लाइन दौड़ी थी, तो वो क्या हो जाएगा, V अंतिम वेग। OA ये इसके बराबर में, जो हमने DC के बराबर में OA लिया था, ये क्या बताता है हमको, U मतलब प्रारंभिक वेग, तो उसकी जगह हमने प्रारंभिक वेग ले लिया। अभी उसको हम समीकरण के अंदर रखेंगे, तो समीकरण क्या बन जाएगा अपना, BC की जगह हमने क्या ले लिया, ये जो पूरा BC था उसकी जगह हमने V ले लिया। BD मतलब ये BD की जगह हमने BD रखा। उसके बाद ये जो DC की जगह हमने OA लिया था U, वो U रख दिया हमने यहाँ पे, तो ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। उसके बाद बात करते हैं BD बराबर, अब इसको देखो, ये जो U है प्लस में है, तो प्लस में है, अगर उस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो BD बराबर क्या मिल जाएगा, V माइनस U, ठीक है। तो ये हमारा बन गया समीकरण। उसके बाद आगे बात करते हैं, वेग विरुद्ध समयना आलेख परથી पदार्थનો प्रवेग नीचे मुजब आपी शकाय। देखो क्या हो सकता है, प्रवेग का जो सूत्र है वो क्या है, वेग में फेरफार छेद में लीधेलो समय। वेग में फेरफार, यहाँ पे वेग में फेरफार हुआ, ठीक है। वेग पहले ये प्रारंभिक वेग था, ये वाला प्रारंभिक वेग था, उसके बाद ये वेग बढ़ा, अंतिम वेग बना, तो वेग में फेरफार क्या हुआ, BD, ठीक है। वेग में फेरफार क्या हुआ, BD। और समय हमने क्या लिया था, नीचे समय था OC, लेकिन उसके समयांतर में हमने एक रेखा खींची थी AD, ठीक है। तो समय में क्या ले लेंगे हम, AD किसके इक्वल, किसके बराबर में है, OC के बराबर में है, ठीक है। दोनों एक ही समान है। तो OC बराबर T मुक्ता, OC बराबर हमने क्या ले लिया, OC मतलब क्या था, वो टाइम था, समय की जगह हमने क्या ले लिया, T ले लिया। तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A मतलब जो प्रवेग है, प्रवेग बराबर वेग में फेरफार क्या हुआ था, BD और छेद में OC की जगह हमने क्या ले लिया, T ले लिया। तो ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 2। कैसे बनेगा कि ये जो T है ये छेद में है,
अगर बराबर के उधर भेजेंगे हम तो क्या हो जाएगा, गुणाकार। अभी तो भागाकार में है लेकिन बराबर के उधर जाएगा तो गुणाकार। तो बी डी बराबर क्या मिल जाएगा, ए का गुणाकार टी के साथ हो जाएगा तो बी डी बराबर ए टी मिल जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे कीमत रख देंगे, समीकरण नंबर 2 और 3 पर थी, कीमत रख देंगे। ऊपर हमको क्या मिला था समीकरण नंबर 2 में, बी डी बराबर यू माइनस बी माइनस यू। ठीक है, अब यहाँ पे जो बी डी है, बी डी की जगह हम यहाँ पे क्या रख देंगे, यहाँ पे जो बी डी की कीमत मिली थी, क्या मिली थी, ए टी। यहाँ पे जो बी डी है समीकरण नंबर 2 में बी डी की जो कीमत मिली थी ए टी, वो हम यहाँ पे रख देंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा फॉर्मूला, यहाँ बी डी की जगह ए टी रख दिया तो ए टी बराबर बी माइनस यू, या तो फिर बी माइनस यू बराबर ए टी, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। अब ये जो यू है माइनस में इधर लाएंगे हम बराबर के तो प्लस में हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर है, जवाब है, वो मिल जाएगा v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, उसके बाद आगे हम क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, प्राणिनी कोषनी नाम निर्देशित स्वच्छ आकृति दो। जो प्राणी की कोष होती है उसकी हमको आकृति बनानी है। तो कुछ इस तरीके से प्राणी की कोष होती है। ये जो बाहर की चीज आप देख रहे हो उसके बाहर एक कोडिंग होती है, कोष रस पटल, कोष रस पटल। ठीक है, ये बाहर की जो चीज होती है वो कोष रस पटल होता है। जो कोष अंदर जितने भी कोष रस होता है उसको वो संभाल के रखती है। ठीक है, बाहर की तरफ क्या होता है, कोष रस पटल होता है। उसके बाद ये जो ट्यूब दिख रही है आपको, छोटी छोटी ट्यूब, ये है गोल्गी प्रसाधन। क्या है ये, गोल्गी प्रसाधन। ये जो बीच वाली चीज, ये जो बीच है एकदम सेंटर में है, केंद्र स्थान पे है, उसको बोलेंगे कोष केंद्र पटल और कोष केंद्र। और बीच वाली चीज को क्या बोलेंगे हम, कोष केंद्र। कोष केंद्र को ये जो संभाल के रखता है, जो भी उसके आजू बाजू दीवार बना के रखता है, उसको बोलेंगे कोष केंद्र पटल। कोष केंद्र आपको पता ही होगा, कोषनु मगज। कोष केंद्र किसको बोलते हैं, कोषनु मगज। मतलब कोष का जो दिमाग होता है वो कहाँ होता है, कोष केंद्र में होता है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आपको दिख रही है, कणाभ सूत्र है, फिर इसके अलावा लाइसोसोम्स, ये जो वर्तुल आकार में दिख रहा है आपको लाइसोसोम्स। ऐसे ही रिबोसोम्स होते हैं, ये छोटे छोटे बड़े बड़े ट्यूब्स आपको दिख रहे हैं, ये रिबोसोम्स हैं। तो ये सब, ये बाकी जो लिक्विड है, ये पूरा लिक्विड है, रस है, उसको कोष रस बोलेंगे हम। तो ये कुछ इस तरीके से होता है प्राणी का कोष। ठीक है, हमको खाली आकृति बना के यहाँ पे उसके नाम दर्शा देने हैं। आगे प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। जल प्रदूषण एटले शू, जल प्रदूषणनी असरो जणाओ। जल प्रदूषण क्या है और उसकी असर बतानी है। जल प्रदूषण, सबसे पहले व्याख्या देख लेते हैं। पानी में हानिकारक पदार्थों उमेरो तथा ते उपयोग माटे नकामो बने तेने जल प्रदूषण कहे छे। यानी पानी में हम कोई चीज़ हानिकारक पदार्थ में बहुत सारी चीज़ें आती है, केमिकल आता है, उसके अलावा जो दवाइयाँ होती है वो डाली जाती हैं, केमिकल दवाइयाँ होती है जो खेतर में हम डालते हैं, जंतुनाशक दवाइयाँ, रासायनिक खाद, वो सब डालते हैं। उसके अलावा हमारे जो घर का कचरा होता है, मल मूत्र, वो सब भी पानी के अंदर जाता है। तो पानी क्या हो जाता है, नाकाम हो जाता है, मतलब वो पानी का हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे पानी को हम बोलेंगे जल प्रदूषण। जल प्रदूषण की असर नीचे मुजब छे। कौन कौन सी है जल प्रदूषण की असर? तो जलाशय में अनिच्छित पदार्थों जेवा कि खेतरों में उपयोग में लेवाता जंतुनाशक के खातरों भरवाथी अथवा कागड़ उद्योग में उत्पन्न थयेला पारा मतलब मर्क्यूरी ना छाद जेवा झेरी पदार्थों अथवा गटरना गंदा पानी द्वारा कोलेरो के टाइफाइड जेवो रोग फैलानार बैक्टीरिया पानी में भळे अन्य आव प्रदूषित पानी पीवा माटे के अन्य उपयोग में लेवाता स्वास्थ्य पर हानिकारक असरों सर्जाए छे। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जल प्रदूषण होता है। उसके बाद दूसरा, जलचर सजीवों के जलाशयों में रहे छे ત્યાં તેઓ એક વિશિષ્ટ તાપમાનને અનુકૂલિત હોય છે। પાણીમાં ઉષ્મીય પ્રદૂષણ કારણે તાપમાનમાં અચાનક પરિવર્તન તેઓ માટે નુકસાનકારક હોઈ શકે છે। તાપમાનના ફેરફારની અસર તેમની પ્રજનન પ્રક્રિયા પર પડે છે। વિવિધ પ્રકારની પ્રાણીઓ ઈંડા તાપમાન ફેરફાર સામે સંવેદનशील होए छे। ठीक है, इसका असर, ये जो जल प्रदूषण का असर है वो किसके ऊपर पड़ता है? जो जलचर सजीव हैं, मतलब जो पानी में रहने वाले सजीव हैं, उनके ऊपर भी इसका असर पड़ता है, क्योंकि उसका तापमान बदलता है और तापमान बदलने की वजह से वो वहाँ पे जिंदा नहीं रह पाते हैं। उसके बाद आगे हम विभाग डी की बात करते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न नंबर बाद, मिश्रण में अलगीकरण माटेनी पद्धतिओ जणावो अने उध्वपातन पद्धतिना आकृति सहित
समझूती आपको, ठीक है। यहाँ पे मिश्रण की बात करते हैं। मिश्रण में अलग अलग क्या कर सकते हैं हम, अलगीकरण। मिश्रण को हम यानी कोई भी चीज़ मिक्स होती है उसको हम कैसे अलग अलग कर सकते हैं, तो टोटल उसकी 11 पद्धतियाँ हैं। सबसे पहले हाथी चुटू, मतलब हाथ से उसको अलग कर सकते हैं। दूसरा गारड़, उसको गारड़ से अलग कर सकते हैं। तीसरा आता है सेंट्रीफ्यूगेशन, ये सब उसकी पद्धति के नाम है। चौथा है बाष्पीभवन, पांचवा है कीकरण, उसके बाद है साधु निस्यंदन, उसके बाद है विभागीय निस्यंदन, उसके बाद है अलगीकरण उसके बाद है ऊर्ध्वपातन, और उसके बाद है क्रोमेटोग्राफी, और लास्ट आता है हमारा चुंबकीय अलगीकरण। अब बात करते हैं हमारे यहाँ पे जो क्वेश्चन है ऊर्ध्वपातन। मिश्रणમાં एक घटक ऊर्ध्वपातन पामी ना सके तेवो જ્યારે બીજો ઘટક ऊर्ध्वपातन पामी सके तेवो होय ત્યારે घटकोना अलगीकरण करवा ऊर्ध्वपातन की पद्धति નો उपयोग। यहाँ पे दो पदार्थ होंगे, दो मिश्रण ऐसे होंगे, एक तो ऐसा होगा जो ऊर्ध्वपातन पामी सके और दूसरा ऐसा होगा जो ऊर्ध्वपातन ना पामी सके। मतलब एक ऐसा होगा जो ऊर्ध्वपातन करता हो और दूसरा ऐसा पदार्थ होगा जो ऊर्ध्वपातन ना करता हो। तो ऐसे पदार्थ को अलगीकरण के लिए हम ऊर्ध्वपातन पद्धति का उपयोग करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक ट्यूब ले ली है उन्होंने, उसके अंदर अमोनिया क्लोराइड है, अमोनिया क्लोराइड और उसके अंदर नमक है। दो चीजें, अमोनिया क्लोराइड है और उसके अंदर नमक है। उन दोनों को ट्यूब के अंदर डाल के चाइना डिश पे रखा जाता है। अब ये चाइना डिश को नीचे से बर्नर की जरिए से, बर्नर मतलब जो उसको आग जलाता है उसके जरिए से इसको गर्म किया जाता है। तो उसमें जो अमोनिया क्लोराइड है वो क्या हो जाता है, ऊर्ध्वपातन पामी जाता है। मतलब वो क्या हो जाता है, भाप बन जाता है, और बाकी उसका जो नमक है, मीठा है, वो वहाँ पे बच जाता है। तो इस तरीके से ऊर्ध्वपातन के जरिए से अपने क्या कर सकते हैं, अमोनिया क्लोराइड और मीठू यहाँ पे दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। दाखला तरीके मीठू અને अमोनिया क्लोराइड ना मिश्रण में मीठू ऊर्ध्वपातन पामी ना सके। देखो यहाँ पे जो मीठू होगा, नमक होगा, वो ऊर्ध्वपातन पामी नहीं ना सके, मतलब वो उसका ऊर्ध्वपातन नहीं होगा। लेकिन જ્યારે अमोनिया क्लोराइड ए ऊर्ध्वपातन पामी सके तेवो घटक है, और अमोनिया क्लोराइड यहाँ पे क्या होगा, ऊर्ध्वपातन पामी सके ऐसा घटक है। ऊर्ध्वपाती पदार्थ से आ मिश्रण ने चाइना डिश में लई, उसको किस में लेना है हमको, ये आपको दिख रहा है जो डिश, उसको चाइना डिश बोलते हैं। तो चाइना डिश में लई आकृति में दर्शावा मुजब तेनी ऊपर गળી ऊंगी गोठवी, ठीक है, उसके ऊपर ऐसे रख देना है। उसके अंदर डाल के जो ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब होती है, उसके अंदर डाल के रख देना है, और उसके बाद उसको क्या करना है, हमको नीचे से गर्म करना है। अब गर्म करेंगे हम तो जो भी अमोनिया क्लोराइड होगा वो क्या बन जाएगा, भाप बन जाएगा, और जो हमारा मीठू होगा वो क्या हो जाएगा, नीचे अलग। अमोनिया क्लोराइड देखो यहाँ पे भाप बन के यहाँ पे ऊपर नली में वो जमा हो जा रहा है, और जो मीठू है मतलब जो नमक है वो यहाँ पे नीचे की तरफ दिखेगा आपको। तो इस तरीके से ऊर्ध्वपातन के जरिए से हम ये दोनों को अलग कर सकते हैं, मिश्रण को।